तो जंग के दौरान क्या कुछ होता रहा आपने मुलाहिजा किया, लेकिन इसराइल अब भी अमन को सबोताज करने पर तुला हुआ है। बार बार वार्निंग के बावजूद लबनान पर वहशियाना हमले करता है। ईरान और अमेरिका की मुदाखलत पर फिलहाल जंग बंदी अमल में आ चुकी है, लेकिन सेहूनी पॉलिसीज से मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल अब भी संगीन है। नेतन्याहू की जंग पसंदी किसी भी लम्हे खित्ते को एक बार फिर से जंग की लपेट में ले सकती है। अमरीकी इंटेलिजेंस ने भी ट्रंप इंतजामिया को खबरदार कर दिया है कि इसराइली वजीर आजम की हुकूमत ऐसे इकदाम कर सकती है जो न सिर्फ जंगबंदी को खतरे में डाल देगी बल्कि पूरे खित्ते को एक बार फिर कशीदगी और तसादुम की तरफ धकेल सकती है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक नेतन्याहू को लेबनान में फौजी कार्रवाई जारी रखने के लिए अंदरूनी सियासी दबाव का सामना है। खिता एक बार फिर अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है। इस यहाँ मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब और साबिक सफ़ी डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, पहले आपकी जानिब बढ़ते हैं और जिस तरीके से आज जो अमरीकी अखबार है उसने एक मरतबा फिर से खदशा जाहिर कर दिया कि इसराइल जो है अमन अमल को सबूताश करने की कोशिश कर सकता है। इंटेलिजेंस ज़राए ने यह बता दिया है, जो अमरीकी हुकूमत है, अहदेदारान हैं, अमरीकी सदर हैं, उन्हें ये इतला दे दी गई है। तो इसराइल जो है अपनी हरदर्मी से बाज नहीं आ रहा। क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में या आने वाले वक्त में क्या कुछ हो सकता है? इसराइल को जब तक लाडला बच्चा बना के रखा जाएगा अमेरिका की तरफ से, ये दुरुस्त बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस दफा कोशिश की है उस लाड प्यार में कुछ कमी पैदा करे और काफी कमी पैदा की इसराइल के। लेकिन ये जो ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट है, ये सबसे ज्यादा इमदाद और सबसे ज्यादा अमेरिकन टैक्स पेयर के कैश इमदाद वो इसराइल को जाता रहेगा जब तक बहरी बेड़े उनके सपोर्ट में खड़े रहेंगे, जब तक साजो सामान जाता रहेगा अमेरिका से, उस वक्त तक ये मामला आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों और मुस्तकबिल में भी ये इसराइल इस खित्ते में जब तक है, क्योंकि उसने तो अपने ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट पूरा करना है। इसराइल के पास इस वक्त 78% फलस्तीनियों की जमीन मौजूद है। फलस्तीनियों के पास फकत 22% है, उसमें से भी सिर्फ गजा का अगर टुकड़ा निकाला जाए तो वो काफी कम रह जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि इजराइल को अगर इंटेलिजेंस, अमेरिकन इंटेलिजेंस ने अभी ये खबर दी है तो इसमें कोई ये चंबे की बात नहीं। इजराइल जब तक है, लेकिन एक उम्मीद की किरण, अच्छी उम्मीद की किरण, और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त अपनी सियासी जिंदगी और मौत का सवाल है। सियासी जिंदगी उनकी उसी सूरत में उसकी उम्मीद हो सकती है अब कि ये जंग बंद हो जाए, ये इजराइल काबू में रहे। अगर नहीं तो इस मर्तबा डोनाल्ड ट्रंप का हारना नविश्ता-ए दीवार है और डोनाल्ड ट्रंप हारने की हद तक बात नहीं रहती। कांग्रेस के लोगों ने कह दिया है कि इस दफा अगर हमने अपर और लोअर हाउस में हमारी सबकत हुई तो हम इम्पीचमेंट 25th उसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत हम इम्प्रूव कर देंगे और से वो लागू करने के बाद वहां नहीं रुकेंगे, हम इसे प्रोसिक्यूट भी करेंगे, यानी केस रजिस्टर करेंगे। इतना बड़ा खदशा, इतना बड़ा खतरा ये रिपब्लिकन नहीं ले सकती, डोनाल्ड ट्रंप नहीं ले सकते। लेकिन आखिरी जुमले में बता दूं कि अमेरिकी लॉबी जो वहां है वो अपनी तकदो जारी रखेगी। मजे की बात और अच्छी बात यह है कि ग्रास रूट लेवल पर इतनी तकलीफ पहुंची है अमेरिकन को कि वो लॉबी जो अमेरिका में है उसको भी प्रेशर मिल रहा है। और यही एक अच्छी नवीद है, यही एक अच्छी खुशखबरी है जिसकी वजह से ये मामला थमता हुआ, ठहरता हुआ नजर आ रहा है। हचकोले आते रहेंगे, लेकिन ये जो MOU है पाकिस्तान की ऑफकोर्स कोशिशों और काविशों की वजह से और फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर की वजह से ये कोशिशें और काविशें जो यहाँ तक हम पहुंचे हैं, अगला मरहला मेरे तजिए के मुताबिक ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पहुंचाना बड़ा मुश्किल काम था। 50 साल से दोनों ग्रुपों की आंखों में बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि अगला मरहला ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन वो जो 60 दिन है उसमें दोनों ममालिक की परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है। लेकिन उस परफॉर्मेंस को डीरेल कर सकता है इसराइल, क्योंकि अगर वो हमले करता है, लेबनान पे अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखता है, तो फिर अगला स्टांस हिजबुल्लाह का क्या होगा, उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। अगर उसका रद्द-ए-अमल शदीद होता है तो क्या फिर दोबारा से इसराइल, ईरान और अमेरिका हम एक दोबारा से जंग की सूरत हाल देख सकते हैं? जाहिद साहब, आपका इस पर कॉमेंट चाहूँगी मैं।
कि देखिए, जब तक इसराइल के ये जो डिज़ाइंस हैं, एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइंस हैं, ग्रेटर इसराइल का, वो कहते हैं ना, उसके जहन से ये आइडिया ख़त्म नहीं होगा, उनकी रूह से ये आइडिया ख़त्म नहीं होगा, उनकी आइडियोलॉजिकल हेट बेस्ड एप्लीकेशन ये आइडिया ख़त्म नहीं होगा, तो जंग का खतरा तो हर वक्त मंडलाता रहेगा। उसकी वजह ये है कि इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है पीस। अगर पीस हो जाता है तो वो जो उसके मैंने डिजाइन्स का भी मैं जिक्र कर रहा हूँ ग्रेटर इसराइल के, वो मुकम्मल नहीं होते। अभी जमील अहमद खान साहब ने जो बताया कि जैसे एक्सपेंशनिस्ट उन्होंने कब्जे किए हुए हैं डिफरेंट लैंड्स के ऊपर, और नाम इसको देते हैं सिक्योरिटी का। जी, हमने अपना पैरामीटर ऑफ सिक्योरिटी एनहांस किया है, चाहे वो गजा तक उनकी लैंड फ़लस्तीन में हो, सीरिया के अंदर उनके ऑब्जेक्टिव्स हों, या लेबनान का वेस्ट बैंक हो। और ये अब नाम तो सिक्योरिटी का है, बट बेसिकली ये दिस इज द बिग एक्सटेंशन ऑफ देयर ग्रेटर इसराइल जो प्रोजेक्ट है उसकी है जी। तो जंग का खतरा जब तक ये स्पॉइलर है वो रहेगा। सही। लेकिन है सेड दैट, अगर ये आइसोलेशन होती है, अमेरिका की जो टेसिट अप्रूवल्स है, अमेरिका का जो हाथ है इसराइल के ऊपर, आज वो आइसोलेटेड खड़ा है। और ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कल खुद कह दिया कि अगर मैं ना होता तो तुम दुनिया के नक्शे पे ना होते। तो आप बिल्कुल। अंदाजा लगा लें, अगर वो न्यूट्रल हो जाता है या बाहर निकल जाता है, अगर अपना प्रेशर नहीं भी डालता इसराइल के ऊपर, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल प्रेशर के नीचे भी और मिलिटरीली भी मे बी उसको नुकसान उठाना पड़े, लेकिन वो अपने उसके उसके हॉल्ट लगाई जा सकती है। अभी भी इस मौजूदा जंग ने भी काफी इस प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाया है, इसराइल के बिल्कुल। ग्रेटर इसराइल के प्रोजेक्ट को, और उसको हॉल्ट किया है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर अमेरिका और ये ईरान का मुआहदा हो जाता है, तो आप देखिएगा कि एक नए मिडिल ईस्ट का एक एक नई चेस बोर्ड लगेगा, और उसमें ईरान जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट तरीके बिल्कुल। से, अहम तरीके से वहां पर मौजूद होगा। तो जाहिर साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो हम इसराइल की अगर हम बात करते हैं तो एक सियासी प्रेशर भी है, और सियासी प्रेशर की वजह से इस तरीके की जो हरकतें हैं वो की जा रही हैं नेतन्याहू की जानिब से, सियासी प्रेशर, और जैसा कि जमील साहब ने भी जिक्र किया लाडले का, तो लाडले वाला तासुर अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो सूरत हाल जो बनी है, इसने कहीं ना कहीं इस असर को या इस सूरत हाल को पीछे धकेला। इसराइल के लिए सेटबैक होगा ये सब कुछ? देखिए, दो फैक्टर जो आपने बात की है, पहली बात है पॉलिटिकल जो आपने बात की है। नेतन्याहू की जो पॉलिटिक्स है वो एंटी ईरान, एंटी प्रो वॉर सिक्योरिटी, वो अपने आप को शो ये करते हैं अपने लोगों को, मैं आपका सिक्योरिटी प्रोवाइडर प्राइम मिनिस्टर हूं जो आपको बचाएगा ईरान से, ईरान के न्यूक्लियर से। अब वो न्यूक्लियर की जब डील हो जाती है, जो मेन खतरा ही खत्म हो जाता है, तो इसकी सियासत खत्म हो जाती है, इनको सूट ही नहीं करती। ये जो हेट बेस्ड आइडियोलॉजी की सियासत होती है, चाहे जूइश जायनिज्म की हो या हिंदू जायनिज्म का मोदी हो, इनकी, अब मोदी की इधर एंटी पाकिस्तान सियासत चलती है, वो वॉर की सियासत करता है। वो राहत अंदौरी ने कहा था ना, एक बड़ा मशहूर इंडियन शायर थे, तो उन्होंने कहा सरहदों पर कोई तनाव है क्या, जरा मालूम करो कोई चुनाव है क्या। ये इनकी सियासत उसी पे करती है। अब दूसरी बात ये है कि अगर देखे लाडले का जो तासुर है, जैसे मैंने कहा कि अमेरिका ने अपना इंटरेस्ट को गार्ड करना है जी, वो उसने प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये अंदाजा लगा लिया, उसको अंदाजा शुरू में ही हो गया था कि ही हैज डन अ स्ट्रेटेजिक ब्लंडर। जो नेतन्याहू और उसके मोसाद के चीफ ने जो इसको ब्रीफिंग दी प्रेसिडेंट ट्रंप को सिचुएशन रूम में, और कहा कि 4-5 दिन की जंग है, रजीम कोलैप्स हो जाएगी एंड वी विल वॉक ओवर इन ईरान, वो हुआ नहीं। फिर उन्हें पता चला, और फिर हुर्मस का क्रिएट होना, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन मिडिल ईस्ट में, वार का बढ़ना, तो फिर प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर बढ़े। स्ट्रेटेजिक रिजर्व आपके 4 दिन के ऑयल के रह गए, खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ये मान रहे जी हैं, जी। अमेरिकन अवाम ने उसको रिजेक्ट कर दिया। दैट क्रिएटेड दैट एनवायरनमेंट। तो आप अंदाजा लगा लें कि अगर अमेरिका कोलैप्स कर गया इन प्रेशर्स के नीचे, तो इसराइल पे कौन सी इतनी बड़ी वो बला नहीं रहेगी उसके बाद, अगर अमेरिकन सपोर्ट उससे अलग हो जाती है। दिस विल बी अ बेस्ट स्ट्रेटजी आल्सो टू आइसोलेट द एनिमी एट दिस मोमेंट। बिल्कुल, और पूरी दुनिया की मशहद स्टेक पे आ गई थी, ये तो हम सब ने देखा, बल्कि सब भुगत भी रहे थे इस चीज़ को। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। अभी यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस मामले में मजीद डिस्कशन करेंगे। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर दस्तखत होने के बाद जो सिचुएशन बन रही है उस पर इस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है, डॉक्टर जमील अहमद खान और मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद साहब इस वक्त हमें ज्वाइन किए हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आती हूँ। कल हमने देखा कि जब पीट हेग्सेथ ने गुफ्तगू की तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैं बराक ओबामा से बेहतर डील लेकर आया हूँ, और हमने बड़े अच्छे तरीके से ईरान को डील किया है, और ईरान को हमने ही मजबूर किया कि वो टेबल टॉक करे, हमारे साथ आके बैठे। तो आपको लगता है कि वाकई ऐसा था, या वो एक फेस सेविंग बयान था,
या अगर हम दोनों एक तराजू के एक पलड़े में बराक ओबामा की डील रखें और एक पलड़े में अमेरिकी सदर की डील रखें, तो किसकी डील आपको ज्यादा बेहतर नजर आ रही है? तो चले लेट्स कंपेयर एप्पल टू एप्पल और ऑरेंज टू ऑरेंज। अगर आप सिर्फ JCPOA की बात करते हैं, बराक ओबामा वाले जमाने की, वो 2 साल लगे थे उस डील को P5+1, यानी कि जो 5 जौहरी कुव्वत हैं दुनिया में और एक जर्मनी ने मिलके ये 2 साल तक मेहनत करके बनाया था। उसमें था क्या दरअसल, वो तो एक नुक्ता है ना इस तमाम के तमाम 14 पॉइंट में से, इनरिचमेंट या यस। न्यूक्लियर फाइल तो एक नुक्ता है फकत। तो बाकी 13 नुक्ते तो दूसरे हैं, नुकात दूसरे हैं ईरान के हवाले से। उस वही एक नुक्ता सबसे अहम नुक्ता था। लेकिन आप अंदाजा करें, और सितम जरीफी में आता हूं पीट हेक्सेट पे, सितम जरीफी देखें और हालात का पलटा खाना देखें कि अमेरिका उससे ज्यादा उसके लिए प्रॉब्लम हो गई है कि लबनान के मामले में इजराइल को लगाम कैसे दें। और वो लगाम देने में दुश्वारी, लोग सोच सकते हैं, आपके नाजरीन सोच सकते हैं कि अमेरिका इतना बड़ा मुल्क इजराइल, जिसकी की आबादी टोटल जो है वो 9 मिलियन से भी कम है, बल्कि उसमें जो जूज हैं वो तो सिर्फ 7 मिलियन है। तो वो इतना बड़ा मुल्क 350 मिलियन का और सबसे दुनिया की बड़ी कुव्वत, तो वो क्यों नहीं काबू कर सकता है? वो इसलिए नहीं कि जैसे अक्सर मैंने जिक्र किया है कि अमेरिका में जिस तरह माफिया होता है उस तरह का एक अमेरिकन एक इजरायली लॉबी वो कायम है एपेक की सूरत में। और उसने ताने बाने ऐसे जकड़े हुए हैं कि अगर कोई रेजोल्यूशन कांग्रेस में जाता है तो उन कांग्रेसमैनों पर हावी हो जाते हैं। कोई कांग्रेसमैन ज्यादा बोलता है उसके घर पे पहुंच जाते हैं, उसको बहुत सारे मामलात में एक्सप्लॉइट करते हैं या फाइनेंशियल मदद करते हैं। तो बहरहाल उनकी हर महकमों में बहुत ज्यादा था। तो उस प्रेशर को डोनाल्ड ट्रंप जिस अंदाज से लेके चल रहे हैं, उससे मेरी और मुझ जैसे लोगों की उम्मीद कायम हुई है। और वो मैं बता चुका हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की सियासी मौत और जिंदगी का सवाल है ये। तो अब आ जाते हैं पीट हेक्सेट की बात, और आज जाते हैं उस नुक्ते की बात। पीट हेक्सेट बिल्कुल उनका नैरेटिव अगर वो ना दें तो इलेक्शन आगे उनको आ रहा है, उन्होंने कैंपेन करनी है, डोनाल्ड ट्रंप ने टास्क दिया हुआ है उनको और बाकी कैबिनेट के मेंबर्स को। तो उनका नैरेटिव यही है कि जो मकासद थे हासिल कर लिए, वो तो कहते हैं कि रेजिम भी चेंज कर दिया हमने, कि जो जो पुराने लोग थे, जो कट्टर किस्म के लोग थे, उनको हमने फना कर दिया, अब जो रह गए हैं वो तो रेजिम चेंज हो गई बस, और वो बेहतर लोग हैं। तो वो तो नैरेटिव अपना बिल्ड कर रहे हैं ना। और उस नैरेटिव में उन्होंने कहा, बता दिया कि जी ठीक है, हमने जो अहदाफ हासिल करने थे कर लिए। वो अपने कौम को ये नहीं बताएंगे तो इलेक्शन में कैसे जाएंगे? वो इलेक्शन मिड टर्म का हारते हैं तो उनका तो बिल्कुल एक कलंक का टीका उनके उसमें लग जाएगा, और फिर अगले 2-3 इलेक्शन हारते रहेंगे वो, उनको पता पड़ गया है। तो जिसकी वजह से पीट हेक्सेट की बात कर रहे हैं। आपकी बात अगर आप कहेंगे तो मजीद तबसरा कर दूंगा JCPOA और ये जो एक नुक्ता इनरिचमेंट वाला है उसको कंपेयर करके मैं आपको बता दूंगा कि उसमें और इसमें क्या फर्क है। जी बिल्कुल ठीक है। एक जानिब जी जी जमील साहब वापस आपकी जानिब में बढ़ेंगे। जाहिद साहब, यही जो नुक्ता भी जमील साहब जिक्र कर रहे हैं, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? क्योंकि अगर अमरीकी सदर की बात करें तो उनको मिड टर्म का प्रेशर आ चुका है, नेतन्याहू की बात करें तो वो भी सियासी दबाव में है, तो इसका क्रेडिट सारा, यानी कि ईरान ने जिस तरीके से रजिस्ट किया, फाइट बैक किया, सारा क्रेडिट वही जाता है फिर। देखिए, अभी तो वी आर डिस्कसिंग द फ्रेमवर्क जी। जी अभी ये मीडिएशन अपने लॉजिकल एंड तक जब पहुंचती हैं और अगर हम सिक्योर करते हैं, कोई सिक्योर कर लेते हैं डील, तो उस वक्त फिर जरा बेहतर हो जाएगा कि हम इसका कंपैरिजन करते रहें। जैसे जमील खान साहब ने बताया कि ये 5+1, जर्मनी भी उसमें फिर शामिल हो गया, और भी ममालिक थे ये मुआहदे में, वो भी शामिल हैं जी एक किस्म के। और वो मुआहदा फिर ईरान के साथ, क्योंकि उनको फियर रहता था, और वो भी टेसिट अप्रूवल दिया करते थे इसराइल के साथ। इस वक्त की जो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है, वो डिफरेंट है उस वक्त की एनवायरनमेत से। सेकेंडली, इस दफा वॉर का भी एप्लीकेशन होगी। पहले अमेरिका ने वॉर जंग नहीं की थी, कोई भी प्रेसिडेंट इस जंग में इन्वॉल्व नहीं होता। नेतन्याहू तो है ना, वो जो 2012 से जी ऑपरेशंस कर रहे हैं, कभी गाजा में चले जाते हैं, कभी किधर चले जाते हैं। लेकिन ईरान में पहली दफा वो हमला करने के लिए गए जब उन्हें कंफर्म हो गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप विल सपोर्ट हिम, वो भी शामिल होंगे इस हमले में। और प्रेसिडेंट ट्रंप ही जो थे
वो एग्जिट कार्ड थे नेतन्याहू का, जी पॉलिटिकल सिचुएशन, इस वॉर में फंस जाना, जो इनके करप्शन के चार्जेस सारा। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो गुस्से से कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें बचाया, वो कहने को तो यही कह रहे हैं कि न्यूक्लियर के थ्रेट से तुम्हें बचा लिया। एक्चुअली वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर इसको नेतन्याहू को कह रहे हैं कि तुम्हें मैंने बचाया, योर पॉलिटिकल कैरियर, योर होल थिंग, यू आर सिटिंग इन द ऑफिस बिकॉज ऑफ मी। तो वो उसको इनडायरेक्टली वो कह रहा है। जेडी वैंस ने अमेरिका का पैगाम उनको भेजा है कि दिस इज ओनली वन कंट्री जो तुम्हें सपोर्ट कर रही है आज। तो इसराइल को ये इस वक्त सूट नहीं कर रहा ये जेसीपीओ, बाकी तो अमेरिका को भी सूट करेगा ऑफ कोर्स अब ये वाला जो मुआहिदा है। और आई एम श्योर कि वो कोशिश करेंगे कि 3.67 से नीचे कोई भी उनको फिगर मिल गया, कोई भी टाइम पीरियड मिल गया तो वो उसको उठा लेंगे, क्योंकि दे वांटेड टू क्विट फ्रॉम दिस वॉर। ये वॉर भी उनके लिए फॉरएवर वॉर बन जाती, जो एंटी मेगा कॉन्सेप्ट है, मेगा के खिलाफ है फॉरएवर वॉर। वो खुद कहते हैं जी मैं फॉरएवर वॉर में नहीं जाना चाहता। बहरहाल अभी स्टिल देयर इज अ क्रिटिकल सिचुएशन, क्योंकि ये सैबोटाज कर सकता है। आज भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स अभी आई हैं अमेरिका ने जो जनरेट की अपने प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए कि इजराइल इज प्लानिंग टू सैबोटाज दिस डील। वो अभी भी उस पर हमला कर सकता है। तो वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस। उसके बाद हम देखेंगे जब कंप्लीट डील स्ट्रक हो जाती है, हुर्मस की मैनेजमेंट पे क्या फैसले होते हैं, किधर एग्रीमेंट होता है। क्योंकि अभी हुर्मस के ऊपर जरा मुझे लगता है कि जो रीजनल कंट्रीज जी है जी भी कुछ अप्रीहेंशंस होंगी, वो भी दे विल बिल्कुल। जाहिद साहब, थोड़ी सी वक्त की कमी है, हमें ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर रीजनल कंट्रीज अपना क्या क्या किरदार अदा कर सकती हैं, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, आप खिते की जो सूरत हाल है वो किस तरीके से आगे बढ़ती चली जा रही है? 60 दिन की अहमियत जो है जमील साहब, उस हवाले से आप क्या कमेंट करेंगे? जी 60 दिन की तो उसमें दिया हुआ है पॉइंट नंबर 3 में कि ये एक्सटेंडेबल हो सकता है, क्योंकि जाहिर है ये दुनिया का सबसे बड़ा पेचीदा मसला, सबसे उलझा हुआ पेचीदा मसला, इसमें 60 दिन से ज्यादा। और फिर इसमें जिस तरह मैंने इब्तदाई तौर पर जिक्र किया कि वो हचकोले इजराइल की वजह से थोड़े बहुत आते रहेंगे। गो कि मेरा अपना मानना ये है, और इसकी मैं वजाहत कर चुका हूँ और दलाइल दे चुका हूँ कि नेतन्याहू को अब लगाम देना ही पड़ेगा अमेरिका को, चाहे वहाँ लॉबी हो जो भी हो, और उसकी वजह मैं बता चुका हूँ। तो उस लिहाज से तो ये 60 दिन के कुछ और एक्सटेंड हो सकता है, और बड़ी उम्मीद के साथ, न सिर्फ ये बल्कि पूरी दुनिया को आस और उम्मीद है कि ये किसी तरीके से फाइनलाइज हो जाए एग्रीमेंट 60 दिन या कुछ ज्यादा में, और इसी से दुनिया चैन और सुख का सांस ले सकती है। दुनिया को पता पड़ गया कि ईरान एक मिडिल पावर कंट्री होने की हैसियत से भी वो दुनिया को, और जिस तरह के पासदारान ने शुरू में कह दिया था, अगर आपने हमें तकलीफ पहुंचाई, हमें ईजा पहुंचाया, तो दुनिया भी सुख से नहीं बैठेगी, और वो साबित हो गई बात। इससे पहले इस चीज का इल्म नहीं था, लेकिन बहरहाल अब उम्मीद इसी बात की है कि ये जब बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो जो ईरान की आवाम की एक यकजहती है और वो जो उनकी यूनिटी है, अब तो पूरी दुनिया इसकी मुतरिफ है। जाहिद साहब, लास्ट में आपसे भी वो कमेंट लेना चाहूंगी। 60 डेज दैट्स मीन 2 मंथ्स, क्या आपको लगता है कि दोनों मुल्क अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? देखिए दोनों की ज़रूरत है जी। ईरान का भी, हम अमेरिका की तो बहुत हमने बात कर ली कि अमेरिका का क्या ऑप्शन स्क्वीज हुई हैं। ईरान की भी कोई इतनी आइडियल कंडीशन नहीं है, या ईरान को भी अभी देखें, कालेबाग साहब का भी उस दिन आपने बयान सुन लिया, सुप्रीम लीडर की भी हिंट उसी तरफ ही है कि उन्होंने क्यों अलाउ किया, कंस्ट्रेंट्स की वजह से, ये कंपल्शंस की वजह से। प्रेसिडेंट पज़ेश्कियान को तो हम अक्सर सुनते रहते हैं। रीबिल्ड कर रहे हैं जी ईरान को। ईरान के अंदर भी देयर वाज अ सिचुएशन, आप इतना अरसा वर्ल्ड गवर्नेंस से बाहर रहे हैं, सिस्टम से बाहर हैं, आइसोलेशन का आप शिकार रहे हैं। ये नई जनरेशन जो है वो इस वॉर के भी जो आफ्टर इफेक्ट्स है ज्यादा देर तक सेलिब्रेट नहीं करती बैठी रहेगी। पीपल जॉब्स, इकोनॉमिक मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं पहले ईरान की गली, तो उनके लिए भी इसको विन विन यही है कि दे शुड टेक विन उनके लिए भी यही है, और इसको उनको भी जाहिर है इसी तरीके से आगे बढ़ना है, दोनों अफ्रीकन को आगे बढ़ना है। जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। जमील साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।